Hello everyone, welcome back to my channel. Myself Yashir Sugli and I am here for Business Studies and Economics of class 12th and welcome to you in your class 12th. So now I am starting the chapter of Macroeconomics chapter 1 Introduction. इंट्रोडक्शन में कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको बेसिक ये पता होना चाहिए कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस क्या है। क्योंकि अगर आप लोगों ने कॉमर्स ली है और 11th में अगर आप लोगों ने स्टैट्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो आपको पता होना चाहिए कि मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस होता है। आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स तो क्लास 11th में पढ़ी थी, वो क्लास 11th की बात की थी, लेकिन अब हम क्लास 12th में हैं तो क्लास 12th में हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़नी है। तो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस भी समझेंगे और ये बेसिक सा इंट्रो ही है कि पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारी इंट्रो पे इसी पे बेस्ड है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स होती क्या है, इसके स्कोप क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, ये हम इस चैप्टर में बात करेंगे। सो आई होप आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा और अगर अभी तक नहीं करा है तो प्लीज़ आप पहले जाके सब्सक्राइब कर दीजिए एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस ईजिली अवेलेबल हो। सो नाउ वी स्टार्ट द चैप्टर। द चैप्टर सेज इंट्रोडक्शन फॉर व्हाट? इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। सबसे पहले मैंने मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन लिखी है। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोगों को माइक्रो इकोनॉमिक्स पता होगा क्या होता है, और अगर आपको नहीं पता है तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, क्योंकि 11th में सब मज़े करते हैं लेकिन 12th में मज़े के साथ पढ़ना भी ज़रूरी है। क्योंकि ये हमारा लास्ट ईयर होता है तो मज़े करने भी ज़रूरी है लेकिन उसके साथ पढ़ना भी ज़रूरी है। तो हम यहाँ पे दोनों काम करेंगे, ठीक है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब हम यहाँ पे मैंने डिफरेंस भी दे रखा है, अगर आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं पता क्या होता है तो वो भी हम यहाँ पे कवर कर लेंगे, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, रिलैक्स होके पढ़ेंगे बिल्कुल, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स इज डिफाइंड एज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स which studies economic issues or economic problems at the level of an economy as a whole। अब इसने इंग्लिश में इतनी सारी बात तो कह दी लेकिन इसका मतलब क्या होता है? देखिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स वो इकोनॉमिक्स है जहाँ पे हम इकोनॉमिक इश्यूज़ और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को स्टडी करते हैं, जो भी एट द लेवल, किस लेवल पे, हमारी इकोनॉमी एज अ होल पे, ठीक है। मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स वो इकोनॉमिक्स है जहाँ पे हम इकोनॉमिक इश्यूज़ और इकोनॉमिक प्रॉब्लम से डील करते हैं, जो भी हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स या इश्यूज़ हैं वो भी एज अ होल। मतलब ये माइक्रो इकोनॉमिक्स से बड़ा होता है और इसमें हम एज अ होल की बात करते हैं, एक इंडिविजुअल की बात नहीं करेंगे, एज अ ग्रुप की बात करेंगे, वो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है, ठीक है। चलिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स की तो बात हो गई। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? अगर आप इसी को मैक्रो की जगह माइक्रो बना लेंगे, सो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज डिफाइंड एज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच स्टडीज इकोनॉमिक इशूज़ और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ इंडिविजुअल, फॉर्म, पर्टिकुलर, एटसेट्रा। ये आप लिख सकते हैं, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स हमारी इकोनॉमिक इश्यूज़ और इकोनॉमिक प्रॉब्लम से डील करती है, लेकिन वो सिर्फ इंडिविजुअल पे डील करती है, पर्टिकुलर फर्म पे डील करती है। और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है वो पूरी मार्केट पे डील करती है, ऐसा होल डील करती है, ठीक है। तो आपको आई होप ये डिफरेंस समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो मैंने यहाँ पे ये डिफरेंस दे रखा है, लेकिन उससे पहले आपको इनके मीनिंग अच्छे से पता होने चाहिए, ठीक है। और मेरे नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप मुझे मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो कर सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्या डिफरेंस है? यहाँ पे मैंने 4 डिफरेंस दे रखे हैं, ठीक है। सबसे पहला मीनिंग क्या होता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स हमारे इकोनॉमिक इश्यूज़ और इकोनॉमिक प्रॉब्लम से डील तो करता है लेकिन एज अ इंडिविजुअल लेवल पे, छोटे लेवल पे, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स और इकोनॉमिक इश्यूज से डील करता है लेकिन एज अ होल, बड़े फॉर्म में, होल की तरह, ठीक है, एक मार्केट के फॉर्म में। स्टडी, अब यहाँ पे स्टडी का क्या मतलब है? मतलब स्टडी का यहाँ पे ये है कि यहाँ पे हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स किस चीज़ के बारे में स्टडी करती है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज़ द प्रॉब्लम्स ऑफ स्कार्सिटी एंड चॉइस। स्कार्सिटी आपको पता होगा कि रिसोर्सेज हमारी कम पड़ जाती हैं, तो कम को यहाँ पे हमने स्कार्सिटी कहा है कि स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, स्कार्सिटी एंड चॉइस एट द लेवल,
कि अगर मतलब एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल कोई भी चीज़ चूज़ करना चाहता है तो उसकी चॉइस को और स्कार्सिटी को यहाँ पे हमने इसकी माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडीज़ बताई है। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होती हैं, ये भी होती हैं स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड चॉइस तो होती है, लेकिन एट द लेवल ऑफ होल के फॉर्म में कि पूरे मार्केट में कैसे रिसोर्सेज की स्कार्सिटी है और मार्केट की क्या चॉइस है, ये होती है हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स। और इस मतलब ये किस बेसिस पे स्टडी करती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एज इंडिविजुअल पे और मैक्रो इकोनॉमिक्स होल पे, ठीक है। सेंट्रल इश्यूज, माइक्रो इकोनॉमिक्स के सेंट्रल इश्यूज क्या होते हैं, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड, यही इसका सेंट्रल इशू होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स का सेंट्रल इशू क्या होता है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। पर मैक्रो इकोनॉमिक्स का सेंट्रल इशू क्या होता है, डिटर्मिनेशन ऑफ ओवरऑल लेवल ऑफ आउटपुट इज द सेंट्रल इशू। डिटर्मिनेशन ऑफ मतलब हमारा कितना आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है वो डिटरमाइन करना, ये हमारी सेंट्रल इशू होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। माइक्रो इकोनॉमिक्स में होता है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिटर्मिनेशन ऑफ लेवल ऑफ आउटपुट। लास्ट आता है हमारा एनालिसिस, मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स किस एनालिसिस पे बेस्ड है और मैक्रो इकोनॉमिक्स किस एनालिसिस पे बेस्ड है। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स बेस्ड ऑन पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। अब पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस क्या होता है, पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस वो एनालिसिस होता है जहाँ पे हम एक मार्केट की बात करते हैं, सिर्फ एक मार्केट के बारे में बात करते हैं, या तो जैसे कमोडिटी मार्केट हो गई या लेबर मार्केट हो गई, तो सिर्फ एक ही मार्केट के बारे में बात करेंगे। लेकिन हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है वो जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस के बेस पे होता है। जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस मतलब जहाँ पे एक से ज़्यादा मार्केट्स होती हैं, ठीक है। आई होप आपको डिफरेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम स्कोप पढ़ेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या होता है। आप लोगों के पास अभी बुक्स अवेलेबल नहीं है क्योंकि इस टाइम की सिचुएशन मतलब सभी को पता है, तो आप मेरे नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, इससे आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्या स्कोप है, तो सबसे हमारे इसमें 6 पॉइंट्स आएंगे, तो हम 1-1 करके सब पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहला क्या हमारा एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। इसका क्या मतलब है, हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट हमारी नेशनल इनकम होती है। मैक्रो इकोनॉमिक्स का कंपोनेंट जो है वो नेशनल इनकम है, क्योंकि नेशनल इनकम के बिना कुछ भी नहीं होगा, मतलब आपकी इनकम ही नहीं होगी तो आप आगे की बात कहाँ से करोगे, ये बात है यहाँ पे। तो सबसे एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम अपनी नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं, वो हम आगे करेंगे। ये उसी से रिलेटेड है कि नेशनल इनकम हम कैसे एस्टिमेट करते हैं और रिलेटेड एग्रीगेट्स। रिलेटेड एग्रीगेट्स हो गए हमारे, जैसे एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, ये सब रिलेटेड एग्रीगेट्स में आते हैं, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट विद द कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, मैक्रो इकोनॉमिक्स नेशनल इनकम के कंसेप्ट से ही स्टार्ट होती है। इट डील्स विद द डेफिनेशन एंड एस्टिमेशन, और ये नेशनल इनकम की को ही एस्टिमेट करती है और उसी को डिफाइन करती है। और रिलेटेड एग्रीगेट्स क्या हो गए, जैसे कि जीडीपी हो गई, एनडीपी हो गई, जो कि हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप पहला क्या है कि ये हमारी नेशनल इनकम को एस्टिमेट करती है और उसके रिलेटेड एग्रीगेट्स भी बताती है। सेकंड आता है हमारा थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कैसे अभी हमने बात करी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम ऐसा होल की तरह बात करते हैं, तो एम्प्लॉयमेंट जो है वो एक बड़ा कंसेप्ट है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक इंडिविजुअली अनएम्प्लॉयड नहीं है या एक इंडिविजुअली एम्प्लॉयड नहीं है, इसमें कुछ मतलब एक अमाउंट में लोग अनएम्प्लॉयड है या एक अमाउंट में लोग एम्प्लॉयड हैं। तो थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, जो हमारी इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड थ्योरीज है उनको स्टडी करती है। ये हमें अनएम्प्लॉयमेंट के कॉजेज भी बताती है और हम अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन तक कैसे बाहर आ जाएं ये भी बताती है। ये भी चैप्टर आगे है, ये भी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब थ्योरी ऑफ मनी कैसे, मतलब जो भी हमारे मनी भी हमारी पूरी सोसाइटी में क्या है, स्प्रेड है, तो बहुत बड़ा कंसेप्ट है। ये किस में आएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा। ये भी आगे मनी एंड बैंकिंग का चैप्टर है, उसमें हम डिटेल्ड में इसे पढ़ेंगे। लेकिन क्रिएशन ऑफ मनी कौन करती है, कमर्शियल बैंक्स करती हैं, जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में ही नेशनल इनकम एस्टिमेट की जाती है और वो इसमें आती है।
ठीक है। फिर आता है हमारा थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप। थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशनरी मतलब इन्फ्लेशनरी मतलब महंगाई का जो भी गैप आता है ये इन्फ्लेशन की वजह से होता है, महंगाई की वजह से होता है। डिफ्लेशनरी मतलब जब दामों में गिरावट आ जाती है तो जो सस्ती चीज़ें मिलने लगती हैं वो डिफ्लेशन होता है, डिफ्लेशन की सिचुएशन होती है। ये भी चैप्टर आगे है, ये भी हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। लेकिन ये इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट क्यों है, क्योंकि अगर महंगाई होगी या गिरावट आएगी तो वो पूरी इकोनॉमी के लिए, पूरे मार्केट के लिए, सभी लोगों के लिए आएगी। सो ये भी एक बड़ा कंसेप्ट है जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। अब जब मैक्रो इकोनॉमिक्स इतनी बड़ी है तो उसमें गवर्नमेंट भी आनी चाहिए। तो इसका गवर्नमेंट का रूल क्या होता है इसमें गवर्नमेंट का रूल बजट होता है कि जो भी गवर्नमेंट बजट होता है वो किस तरह से हमारी इकोनॉमी को इम्पेक्ट करता है, कैसे कंट्रोल्स करता है, वो सब इसमें आ जाता है। फिर आता है हमारा एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। एक्सचेंज रेट जो भी हम अपने एक्सचेंज रेट को कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। एक्सचेंज रेट क्या होता है, वो एक्सचेंज रेट वो रेट होता है जहाँ पे हमारी करेंसी दूसरी करेंसी से चेंज हो जाती है। जिस रेट पे उसको हम एक्सचेंज रेट कहते हैं। मतलब जैसे कि डॉलर को अगर चेंज करें रुपीज़ के फॉर्म में तो वो कौन से रेट पे हो रहा है, वो हमारा एक्सचेंज रेट कहलाएगा। और ये कौन मैनेज करती है, मनी मार्केट मैनेज करती है। मनी मार्केट शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए होती है, ये सिर्फ 1 साल तक के फंड्स की मार्केट होती है। ठीक, सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स पे आ गए कि इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्या सिग्निफिकेंस है। अब हम वो पढ़ेंगे। डिस्क्रिप्शन ऑफ द इकोनॉमी। आप इस चैप्टर को लेके टेंशन मत लीजिएगा, ये चैप्टर बहुत छोटा सा है, बस आपको इसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिफरेंस पता होना चाहिए और थोड़ा बहुत आप इसको स्कोप पढ़ लीजिए और सिग्निफिकेंस मतलब हल्का फुल्का इस चैप्टर को लीजिएगा, लाइट लीजिएगा। इस चैप्टर पे ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस चैप्टर का डीप जो है वो हम आगे ही चैप्टर्स में कवर करेंगे। सिर्फ ये वीडियो मैं इसलिए बना दे रही हूँ कि आपको अच्छे से मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिफरेंस समझ में आ जाए और इसके स्कोप या सिग्निफिकेंस क्या क्या होते हैं। ठीक है। अब डिस्क्रिप्शन ऑफ द इकोनॉमी। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो होती है वो एक डीप डिस्क्रिप्शन देती है इकोनॉमी का कि इकोनॉमी में मतलब हो क्या रहा है, क्या चल रहा है, हमारी नेशनल इनकम की वैल्यू क्या है, ये बजट क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट कैसा है, अनएम्प्लॉयमेंट कैसा है, ये सब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। ये इसका इम्पोर्टेंस होता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या क्या पढ़ सकते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मैक्रो इकोनॉमिक्स कैसे हेल्प करती है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। कुछ प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़ के थ्रू हमारी इकोनॉमी को ग्रो और डेवलप कराते हैं। हमारी इकोनॉमी को ग्रो एंड डेवलप करते हैं। कौन करते हैं, गवर्नमेंट करती है। गवर्नमेंट का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है और कुछ मनी मार्केट भी करती हैं, मनी मार्केट का भी इसमें रोल है ताकि जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो हमारी इकोनॉमी से अट्रैक्ट हों और हमारी इकोनॉमी में इन्वेस्ट करें, हमारी ऑर्गेनाइजेशंस में, कंपनीज में इन्वेस्ट करें। फिर आता है हमारा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का क्या मतलब है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि हमें अपनी इकोनॉमी को स्टेबल बना के रखना है, ना तो हमें ज़्यादा लॉसेस फेस करने पड़े, मतलब स्टेबल रहे, लॉसेस भी कम हो, प्रॉफिट भी सही हो, मतलब ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो हमें इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को अचीव करवाती है कि हमें कैसे इकोनॉमी को अपनी स्टेबल रखना है। वो हम कैसे अचीव कर सकते हैं, बाय थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है वो मनी मार्केट से रिलेटेड होती है और जो हमारी फिस्कल पॉलिसी होती है वो गवर्नमेंट पॉलिसी होती है जो कि गवर्नमेंट बनाती है। फिस्कल पॉलिसी को हम बजटरी पॉलिसी भी कहते हैं। फिर आता है हमारा बीओपी होता है हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर है, बी है बीओपी जो हमारी बीओपी का मतलब क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का। जितनी भी ट्रांजैक्शंस हमारी और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में होती हैं वो हमारी सब बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में रिकॉर्ड होती हैं। सो यहाँ पे वही है कि कंट्री रिवील्स परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमी इन रिलेशन, जो भी हमारी कंट्री की इकोनॉमी का अदर इकोनॉमीज़ के साथ रिलेशन है वो हमारी बीओपी स्टेटस कहलाती है कंट्री की। फिर आता है हमारा पॉलिसी फॉर्मुलेशन। जो भी इंफॉर्मेशन होती है हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स से रिलेटेड। मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स कौन से होते हैं, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई और
टोटल कंजम्पशन और जो भी इनकम प्रोड्यूस हो रही है वो सब हमारी एग्रीगेट मतलब बड़ी फॉर्म में हो रही है, वो सब उसमें आ रहता है हमारा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स में। और उसकी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है पॉलिसीज़ बनाने के लिए, ताकि हमारी इकॉनमी, हमारी कंट्री ग्रोथ कर सके और डेवलप भी हो सके। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये चैप्टर मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे DM भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक माई वीडियो।